स्टूडेंट्स, हम इंटरनेशनल ट्रेड की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है और आज हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। क्या देखेंगे कि देखिए इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ पढ़ लिया, आवश्यकताएं पढ़ ली, उसकी विशेषताएं भी पढ़ ली, बीओबी के बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था और विनिमय दर के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। विनिमय दर में हमने लास्ट में एक चीज़ देखा था, विनिमय दर का निर्धारण। जब मैं उस समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि विनिमय दर के निर्धारण के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अवमूल्यन और अधिमूल्यन की। तो उसे समझने के लिए किसकी नीड है, अवमूल्यन और अधिमूल्यन की। तो अवमूल्यन क्या होता है और अधिमूल्यन क्या होता है, इस चीज़ को देखने के लिए हम आज टॉपिक पढ़ेंगे अवमूल्यन और अधिमूल्यन। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने छोड़ा था, कौन सा, विनिमय दर का निर्धारण, तो विनिमय दर का निर्धारण भी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज हम बात करते हैं अवमूल्यन की। चलिए हेडिंग डालिए, अवमूल्यन एक होता है अब आप सोचेंगे ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में काफी ऐसे नए नए वर्ड्स आए हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं। समझ आया बेटा, अवमूल्यन और अधिमूल्यन। अवमूल्यन किस चीज का होता है, आपको पता है हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की, विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं और विदेशी विनिमय दर की बात की हमने। तो विनिमय किस चीज़ का होगा बेटा, विनिमय किस चीज़ का होगा, मुद्रा का होगा। आपको बताया था मैंने, फॉरेन कंट्रीज की जो करेंसीज रहती है और इंडिया की जो करेंसीज है, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, और दोनों की जो मूल्य में डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। उसकी कीमत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, वही विदेशी विनिमय दर कहलाती है। पर कभी कभी क्या होता है बेटा कि जो देश की स्थिति है, हमने एक बार लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर निर्यात क्या होगी, ज्यादा, और आयात क्या होंगे, कम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देश की स्थिति क्या होगी, अनुकूल होगी। और इसीलिए उनसे हम बात करें, आयात तो होंगे ज्यादा और निर्यात होंगे कम। दैट मीन्स कि जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट है कम और इंपोर्ट क्या है, ज्यादा। तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उस कंडीशन में क्या होगा कि देश की स्थिति क्या है, प्रतिकूल होगी, मतलब नेगेटिव होगी। क्यों होगी बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ से माल तो ज्यादा जा रहा है और हमारे यहाँ पर माल तो ज्यादा आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो हमारे यहाँ से विदेशी मुद्रा ज्यादा जा रही है। क्या जा रही है, विदेशी मुद्रा ज्यादा जा रही है और आ रही है कम। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस गड़बड़ाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता होती है। और विदेशी मुद्रा के साथ साथ जब हमारा अगर निर्यात ज्यादा होगा, हम निर्यात केवल विदेशी मुद्राओं को प्राप्त करने के लिए थोड़ी करते हैं। निर्यात करने से क्या क्या लाभ होता है, निर्यात करने का बेटा सबसे बेस्ट लाभ होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती है। अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, निर्यात हम किस चीज का करेंगे, मान लो कि आप निर्यात कर रहे हो अनाज का, तो अनाज अगर हम कोई फसल है, कोई जैसे चाय का निर्यात करते हैं हम, कॉफी का निर्यात करते हैं हम, कपास का निर्यात कर रहे हैं, कोई भी वस्तु का अगर निर्यात कर रहे हैं तो निर्यात, अब जैसे चाय की बात करें फॉर एग्जाम्पल, पहले प्राचीन काल में भारत में सबसे ज्यादा किसका निर्यात करते थे, चाय, कॉफी, इन चीज़ों का, कच्चे रॉ मटेरियल का क्या करते थे हम लोग, निर्यात करते थे। और वहाँ से अन्य देशों से हम क्या करते थे, उत्पादित वस्तुओं को क्या करते थे, आयात करते थे। पर अब भारत भी क्या हो गया है, विकासशील देश है, भारत भी नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करने लगा है, तो वो कंडीशन अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल से ज़्यादा किस चीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो मटेरियल बना हुआ है। समझ आया क्या, तो हम इसकी निर्यात और आयात पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी देश में आयात क्या है, ज़्यादा है, और निर्यात क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि निर्यात को क्या करना है, हमें बढ़ाना है, और आयात को क्या करना है, कम करना है। जब आयात को कम करना है, निर्यात को बढ़ाना है, तो उससे क्या होगा, देश की स्थिति ठीक होगी, क्योंकि हर देश चाहता है कि उसकी स्थिति क्या हो, सुदृढ़ हो। तो सुदृढ़ होने के लिए उसे क्या चाहिए, अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था मजबूत कब होगी, जब हमारे यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस अच्छा होगा, उद्योग अच्छे होंगे, और यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मतलब जितना भी हम इंडिया का यूज करें और हमारे यहाँ से ज़्यादा क्या करें, हम एक्सपोर्ट करें और इंपोर्ट कम करें। क्योंकि देश की स्थिति कब गड़बड़ाती है, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करने लग जाते हैं और एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कम करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें हमारे यहाँ की जो आर्थिक स्थिति होती है वो होती है कमजोर होती जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? कौन सी सिचुएशन में? इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? अवमूल्यन करेगी। अब ये अवमूल्यन क्या होता है? थोड़ा सा नया नाम मिला, अवमूल्यन करेगी। अवमूल्यन मतलब बेटा कि जो अपनी मुद्रा है उसके मूल्य को किसके कंपैरिजन में बढ़ा देती है? विदेशी मुद्रा के कंपैरिजन में। उससे क्या होगा? हमारे निर्यात बढ़ने लगेंगे, और जब निर्यात बढ़ने लगे तो हम वापस से किस कंडीशन में आ जाएंगे? इस कंडीशन में आ जाएंगे। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक को अपनाती है सरकार? निर्यात को बढ़ाने के लिए किस तकनीक को अपनाती है? अवमूल्यन को अपनाती है। समझ आ रहा है बेटा? अवमूल्यन को कैसे अपनाएंगे? अवमूल्यन को अपनाने से क्या होगा कि जो हम उसमें क्या करती है? अपनी मुद्रा का जो मूल्य है, किसकी मुद्रा के मूल्य को? देश की मुद्रा के मूल्य को बाह्य मूल्य से क्या कर देती है? कम कर दिया जाता है। मतलब हमारे देश की मुद्रा है उसको बाहर की जो मुद्रा है उससे उसका मूल्य क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि निर्यात बढ़ेंगे और आयात क्या होंगे? कम होंगे। तो इससे किसको बेनिफिट होगा? गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा। और किससे बेनिफिट होगा? कि अपने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था, लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, वो भी क्या होगी? उनकी भी क्या होगी? कंडीशन स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? अवमूल्यन किया जाएगा। समझ आया बेटा? तो अवमूल्यन होता क्या है? अवमूल्यन होता है कि सरकारी घोषणाओं के अनुसार देश की मुद्रा, किसकी बात कर रहा है? देश की मुद्रा। तो देश की मुद्रा में वो क्या करेगी कि जो देश की मुद्रा है उसमें क्या है कि जो उसका बाह्य मूल्य है उसको क्या कर देगी? कम कर देगी। क्या करेगी? बाह्य मूल्य को क्या करेगी? कम कर देती है। किसकी बात कर रहा है वो? कि बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है, और उससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा की एक इकाई से के बदले पहले से अधिक स्वदेशी मुद्राएं क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। कि विदेशी मुद्रा की एक इकाई से स्वदेशी मुद्रा की अधिक इकाई प्राप्त की जा सकती है। समझ आया बेटा? कि मान लीजिए अपन डॉलर की बात करें कि जो मान लीजिए कि $1 का मूल्य कितना है? 75। कितना है? 75। $1 का मूल्य कितना है? 75। कितना है? मान लीजिए कि $1 की वैल्यू कितनी है? 75। और अगर आप उसे अवमूल्यित कर रहे हैं तो उसके मूल्य कितना हो जाएगा? बताइए। उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। अवमूल्यन के बाद उसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे? रुपए से। तो मूल्य कितना हो रहा है? 80 हो रहा है। कितने रुपए हो रहे हैं? 80 रुपीज। समझ आया? नहीं आया तो फिर से समझिए बेटा। अवमूल्यन क्या होता है कि जो मुद्रा का बाह्य मूल्य है, मतलब जो उसकी वैल्यू है, उसे क्या कर देती है? कम कर देती है। विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले स्वदेशी मुद्रा की प्राप्ति ज्यादा होती है। मान लीजिए कि $1 है, अगर मान लें 68 रुपीज चल रहा है, 70 रुपीज चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो $1 के बदले कितना रुपए मिल रहा है? 70 रुपए। और जब गवर्नमेंट क्या कर देती है? अवमूल्यन कर देती है, तो 70 का कितना मिलने लग जाता है? 75। कितना मिला? 75। तो हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट क्यों ज्यादा करेंगे? क्योंकि मान लो वहां से हमें $5 मिले। कितने मिले? $5 मिले। और पहले कितने मिल रहे थे? 70 रुपए $1 के, 70 रुपीज। तो कितना अमाउंट मिल रहा था उसे? 350। और ऐसे ही अब उसको कितना अमाउंट मिल रहा है? मान लो 75 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? $1 के बदले उसे कितना अमाउंट मिल रहा है? 75। तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि 375 रुपीज मिल रहे हैं। तो बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? तो लोग यहाँ से क्या करेंगे? एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। क्या ज्यादा करेंगे बेटा? एक्सपोर्ट। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया तो एक बार फिर से देखो बेटा, इजी कूल माइंड हो जाओ, ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। अवमूल्यन क्या होता है और अधिमूल्यन क्या होता है? ध्यान से सुनो।
अवमूल्यन में क्या है, मान लो कि ये डॉलर और ये मेरे पास रुपए है, तो इस डॉलर का प्राइस $1 के बदले हमें कितना मिल रहा है, 70 रुपये मिल रहा है। और अगर गवर्नमेंट क्या करती है, अवमूल्यन कर देती है कि जो मुद्रा है, मुद्रा के जो बाह्य मूल्य है उसे कम कर देती है, तो कम कर देगी तो क्या होगा, $1 के बदले हमें क्या मिलने लग जाएगा, ज़्यादा पैसा मिलने लग जाएगा। ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे कि भाई हम यहाँ से माल भेजेंगे तो हमें वहाँ से क्या मिलना है, डॉलर मिलना है, और डॉलर मिलना है, पाउंड मिलना है, जो भी मिलना है आप जहाँ भेज रहे, तो वहाँ से जो मुद्रा मिल रही है उसके बदले जब हम यहाँ पे कन्वर्ट करवाएंगे, कहाँ पर, इंडिया में जब कन्वर्ट कराएंगे तो हमें पैसा क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होता है, निर्यात हो जाते हैं बढ़ और आयात हो जाते हैं कम। हम वहाँ से माल नहीं मंगाएंगे, क्यों नहीं मंगाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और हम ज़्यादा माल भेजेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये जो नीति है ये किस कंडीशन में होता है, जब कौन सी स्थिति होती है, प्रतिकूल स्थिति। जब देश में आयात विदेशी व्यापार की स्थिति क्या होती है, प्रतिकूल, तो उस कंडीशन में क्या अपनाया जाता है, अवमूल्यन। याद रखना बेटा, देश में व्यापार की स्थिति प्रतिकूल होती है तो क्या अपनाया जाता है, अवमूल्यन को अपनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि $1 के बदले जहां पहले 70 रुपये मिलते थे और अब उसकी जगह 75 रुपीज मिल रहे हैं, तो वह अवमूल्यन हुआ या अधिमूल्यन, और हम जल्दी से आंसर देते हैं अधिमूल्यन। बिल्कुल गलत है। अधिमूल्यन क्यों है बेटा, वो होता है अवमूल्यन। समझ आया क्या, अधिमूल्यन तो तब होगा, इसका अपोजिट अपन पढ़ेंगे, अधिमूल्यन तो तब होगा जब ये 70 रुपये के बदले हम 75 रुपीज के बदले हमें कितना मिलने लग जाएगा, 70, तो ये होगा अधिमूल्यन। अधिमूल्यन मतलब कि जो मुद्रा का बाह्य मूल्य है उसे अधिक बढ़ा दिया जाता है। सिंपल सी बात है, बाह्य मूल्य को कम कर दिया जाता है, मतलब जो बाहर की जो वैल्यू है उसे कम करके हमारे यहाँ की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इम्पोर्ट को कम करना है। जब एक्सपोर्ट को बढ़ाना हो तब तो कर दो अवमूल्यन, और जब इम्पोर्ट को बढ़ाना है तो कर दो आप इसको अधिमूल्यन। समझ आया क्या, नहीं समझ आया तो एक बार इसकी थ्योरी नोट्स में आपको अवेलेबल है, जब आप इसके PDF पढ़ेंगे उसके बाद अगर समझ नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो भी क्यूरीज है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको फिर से एक बार अच्छे से क्लियर करके दे दो। अवमूल्यन क्या होता है, बाह्य मूल्य को क्या कर देती है सरकार, कम कर देती है, और विदेशी मुद्रा की एक इकाई से स्वदेशी मुद्रा की प्राप्ति अधिक होती है। एग्जाम्पल में बात करें, $1 के बदले जहाँ 75 रुपीज था वहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 रुपीज हो जाएगा, और जब 80 रुपीज हो जाएगा तो क्या होगा, आयात हमारे हो जाएंगे कम, मतलब इम्पोर्ट होगा कम, और क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा ज़्यादा। हमने लास्ट टाइम एक बात पढ़ी थी कि विनिमय दर का निर्धारण वो ऐसा ही था, मैंने आपको बताया था कि जब मांग की लोच और पूर्ति की लोच, इन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो विनिमय दर निर्धारित होती है। तो मांग और पूर्ति कैसे डिसाइड होती है, विनिमय दर के आधार पे होती है। विनिमय दर के को लेवल लाने के लिए, मतलब एवरेज लाने के लिए सरकार बहुत सारी नीतियां अपनाती है, उसी में से एक नीति है अवमूल्यन और अधिमूल्यन नीति। पर अवमूल्यन और अधिमूल्यन की नीति को गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं अपना सकती है, ये कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि अगर ऐसा करें तो फिर ऑब्जेक्शंस आने लग जाते हैं, देश में और भी बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब बहुत ज़्यादा परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है तब गवर्नमेंट को ऐसे कुछ डिसीजन लेने पड़ जाते हैं कि उससे क्या हो कि एक बार स्थिति को क्या किया जा सके, कंट्रोल में किया जा सके। तो ये कंडीशन कब होती है, अवमूल्यन और अधिमूल्यन। याद रखना बेटा कि अवमूल्यन सीधी सी बात है, ये तो आप एग्जाम्पल याद रख लेना, अपोजिट बात है। अवमूल्यन मतलब प्राइस बढ़ जाता है, मतलब वैल्यू बढ़ जाती है, और अधिमूल्यन की बात होगी तो जब 75 का हो जाएगा 70 और 75 का हो जाएगा 80, इस कंडीशन में। समझ आया बेटा, इजी है, आगे देखिए। ये आगे बेटा, तो $1 के बदले कितना मिल रहा है, 80 रुपीज। इसमें क्या होते हैं, निर्यात में वृद्धि व आयात में कमी हो जाती है। यह कब अपनाया जाता है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में अपनाया जाता है। समझ आया बेटा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अधिमूल्यन की। अवमूल्यन समझ आ गया, अब हम छोटी सी बात करते हैं अधिमूल्यन की। बेटा बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक आपको पर डे पढ़ाए जा रहे हैं कि आप रिवीजन अच्छे से करें, और कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ उसे
ऐसा नहीं कि छोड़ दें और हम बाद में पढ़ेंगे, बाद कभी नहीं आता है। वैसे भी हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है सेशन में, तो अब हमें उस टाइम को बिल्कुल कंटिन्यू करके और जितना भी पढ़ाया जा रहा है बेटा उसकी फेयर नोटबुक बनाइए, क्योंकि नोटबुक के बिना नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि वीडियो आप बार बार नहीं देख सकते हैं। इससे बेस्ट है आपने एक बार देख लिया, आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया गया है, उस पीडीएफ से आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिमूल्यन। अधिमूल्यन इससे बिल्कुल अपोजिट है, जैसा था उसके अपोजिट हम बात करेंगे अधिमूल्यन। ठीक है, अधिमूल्यन ठीक, अधिमूल्यन क्यों करेगी गवर्नमेंट? आप बोलोगे इसमें तो लॉस हो रहा है, तो हम क्यों करेंगे बताइए। अधिमूल्यन क्या करती है गवर्नमेंट? भुगतान संतुलन को समायोजित करने के लिए करती है। किस चीज के लिए करती है? समायोजित करने के लिए। ठीक है, अब समायोजित कैसे होता है वो देखिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? बेटा अवमूल्यन समझ आ गया तो अधिमूल्यन उसका अपोजिट है, बिल्कुल जैसा अवमूल्यन था वैसा क्या है? अधिमूल्यन है। ठीक है, तो अवमूल्यन में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रतिकूल स्थिति की कंडीशन में क्या करती है, अपने प्राइस को क्या कर देती है, जो उसकी विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्रा के बाहरी मूल्य को क्या करती है, कम कर देती है, जिससे क्या होता है कि निर्यात बढ़ जाते हैं। सेम अपोजिट कंडीशन इसमें आएगी कि अधिमूल्यन, अधिमूल्यन क्या करती है, गवर्नमेंट भुगतान संतुलन की स्थिति को समायोजित करने के लिए करती है। जब समायोजन मतलब उससे क्या करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है, तो वो क्या चाहेगी कि आयात तो ज्यादा हो, निर्यात कम हो। तो उस कंडीशन में क्या करेगी, जो रुपए की वैल्यू है, जो बाहरी मूल्य है, उसे क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे $1 है, $1 का प्राइस कितना था, 75। जब अधिमूल्यन कर दिया जाएगा तो $1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। समझ आएगा, कितना हो जाएगा, 70। सेम उसके अपोजिट था, ये कब होगा, ये कौन सी स्थिति में अपनाया जाता है, जब निर्यात क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इससे आयात। सेम टू सेम इसकी क्या है, अपोजिट कंडीशन है। जैसे आपने उस टाइम पढ़ी थी वही का वही है, बिल्कुल इसको अपोजिट करना है। अवमूल्यन किस परिस्थिति में करती है गवर्नमेंट, अधिमूल्यन किस परिस्थिति में करती है, आपको समझ आ गया होगा। वो तो प्रतिकूल परिस्थिति में करती है और ये देश की स्थिति को समायोजित करने के लिए करती है। वहां पे जो उसका बाह्य मूल्य होता है वो कम हो जाता है, यहाँ पे बाह्य मूल्य बढ़ा दिया जाता है। वहां पर क्या होता है, एक विदेशी मुद्रा के बदले हमें अधिक देशी मुद्रा प्राप्त होने लग जाती है, और यहाँ पर एक विदेशी मुद्रा के बदले हमें उससे कम देशी मुद्रा प्राप्त होने लग जाती है। समझ आया बेटा। जहाँ पे अगर इसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए डॉलर का मूल्य 70 रुपीज़ था और 75 रुपीज़ था, और 75 रुपीज़ से कम करके अगर 70 रुपीज़ कर दिया जाए तो कौन सी स्थिति होगी, तो कौन सी स्थिति होगी बेटा, अधिमूल्यन की स्थिति होगी। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो तो फिर एक बार पढ़ना और फिर से आप पूछ लेना। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में क्या पढ़ा, एक बार शॉर्ट रिवाइज करें। कुछ नहीं, सिर्फ अधिमूल्यन और अवमूल्यन के बारे में हमने डिस्कस किया है, अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे ये जो अपना चैप्टर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पे हम आज डिस्कस करें। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा देती हूँ मैं। तो ये जो क्वेश्चंस है इसको आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर 5 मिनट का काम है, मैं नोट करवा दूंगी, आप नोट कर लेना। और उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो इसके 2-3 पॉइंट्स बचे हैं 5 से 10 मिनट के अंदर उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना और अच्छे से समझना। आज कम इसलिए पढ़ाया है कि आपको समझ अच्छे से आ जाए। ठीक है ना, तो इसको रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।